हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में कि जो हमारी बॉडी में जो हीमोस्टेसिस होता है, ब्लड मेंटेन होता है, उसमें कैसे डिसऑर्डर हो सकता है। और इसके अलावा जो हमारी ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं होती है, कंटिन्यू चलती जाती है। वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसके कारण ब्लड हमारा कंटिन्यू चलता है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये हमारे कंटेंट्स हैं यहाँ पे। इंट्रोडक्शन, पैथोफिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, क्या क्या टेस्ट करते हैं, स्पेसिफिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ओरल हेल्थ कंसिडरेशन और कंक्लूजन्स। तो इनके बारे में हम आगे आपको वन बाय वन यहाँ पे बताएंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम कैसे देख सकते हैं और कैसे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। डेंटल जो हेल्थ केयर के होते हैं, वर्कर्स होते हैं, इंक्रीजली जो है वहाँ पर ये डेंटल केयर में ये ब्लीडिंग जो है मोस्टली पता चलती है। और उसमें जैसे वो वहाँ पर कोई कट लगाते हैं, कोई इंजरी हो जाती है वहाँ पे, तो ब्लीडिंग वहाँ पर होना शुरू हो जाता है। और वहाँ पर वो जो मैकेनिज़्म होता है उसमें अल्टर हो जाता है। वो अल्टर जो है इनहेरिटेड भी हो सकता है और एक्वायर्ड डिजीज़ के कारण भी हो सकता है। और प्रॉपर टाइम पे जो है उसकी वहाँ पे क्लोटिंग नहीं हो पाती है, उसको हम क्लोटिंग डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। इसमें जैसे हम डेंटल प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसमें जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी कि रिस्क को ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं, या कोई भी सर्जरी हो, सीवियर हेमरेज जो है उसमें पॉसिबल होता है और कभी कभी डेथ होने के चांस भी हो जाते हैं। इसमें डायग्नोसिस, इसका जो अंडर कुछ कंडीशंस में इसका हम डायग्नोसिस करते हैं, देखते हैं किस टाइप की सर्जरी है, डेंटल एक्सट्रैक्शन करना है या उसको कुछ और डेंटल की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे हम जो हमारे कोगुलेशन टेस्ट होते हैं उनको पहले हम करते हैं, उसके बाद जो है सर्जरी की जाती है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में जैसे नॉर्मल होमोस्टेसिस मैकेनिज्म फेल हो जाता है हमारा, उसमें हेमोरेज, माइनर ट्रॉमा, स्पॉन्टेनियसली, और जो वहाँ पर हो सकते हैं प्लेटलेट्स जो है एबनॉर्मल फंक्शन हो सकते हैं या कम हो सकते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, कोगुलेशन फैक्टर 13 है, उनमें से कोई कोगुलेशन फैक्टर नहीं है, फिब्रोलाइटिक सिस्टम में खराबी हो सकती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनमें हमारा जो ब्लड होता है वो टाइम पे जो है वहाँ पर क्लोट नहीं होता है, या प्लेटलेट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो प्लग नहीं बनता है, या वेसल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो वेसल्स टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है। इसके बाद इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसमें हमारा सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो वेस्कुलर फेज, प्लेटलेट फेज, कोगुलेशन कैस्केड फेजेज, इसमें इंट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक और कॉमन 3 पाथवे आते हैं। और फिब्रियोलाइटिक फेज़ होता है जिसमें जो हमारा फिब्रिन बनता है लास्ट में, और जो हमारी जो कोगुलेशन होता है वो एकदम वहाँ पे परफेक्ट हो जाता है, और उसके बाद ब्लीडिंग बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल बंद हो जाती है और वुंड जो है एकदम सीज हो जाता है। ये वेसल्स की इंटीग्रिटी की है बारे में वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और एक्सपोजर, जो कोलेजन का क्या एक्सपोजर है, प्लेटलेट एक्टिवेट हो रहे या नहीं हो रहे हैं, कोगुलेशन कैस्केड ठीक है नहीं है, फिब्रिन फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, इनसोल्यूबल फिब्रिन क्लोट बना या नहीं बना, और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेटलेट प्लग, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें यहाँ पर होनी चाहिए। ये यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट फेज होता है उसमें उसका मेन प्रिंसिपल जो मैकेनिज़्म होता है वो होता है स्टॉप द लॉस ऑफ ड्यू टू वेस्कुलर जो है इंजरी, ठीक है। यानी कि उसके जो फर्स्ट जो हमारा स्टेज होता है वो वेस्कुलर इंजरी के बारे में यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद फिब्रिनोलाइसिस और रेट ऑफ लिमिटिंग स्टेप, एफडीपी बनता है, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है, और हीमोस्टैटिक जो हमारा फंक्शन होता है वो इसको फुलफिल करता है। और एफडीपी जब बनता है तो उसके लास्ट में कुछ प्रोडक्ट बनते हैं जो कि वो वहाँ पे फैगोसाइटोज होते हैं, उनको वहाँ पे हटा लिया जाता है। ये हमारा वेस्कुलर इंजरी है। वेस्कुलर इंजरी कैसी होती है, ये यहाँ पे वेसल्स कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद कोलेजन एक्सपोजर है और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज है यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे आगे हमारा जो इनिशियल हीमोस्टैटिक प्लग बनेगा
और स्टेबिलाइजिंग जो हीमोस्टैटिक प्लग बनेगा उसके बाद। और फिर हमारा जो है वहाँ पे कोगुलेशन फैक्टर जो है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रेंसिक फैक्टर और कॉमन पाथवे में जाके फिब्रिन बन जाएगा। और इसके बाद जो हमारा एफडीपी होगा, फिब्रियोलाइसिस बोलते हैं इसको हम, यानी कि जो उसके प्रोडक्ट्स होंगे जो वहाँ पे बचेंगे उनको भी हमें ब्लड से बाहर निकालना है ताकि वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो। ये पूरा 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 100 सेकेंड और 1000 सेकेंड जो है इनका टाइम रखा है कि क्लोट होने में उसको कितना टाइम टोटल लगता है। ये मल्टीपल हमारे प्रोसेस हैं यहाँ पे, इसमें साइमल्टेनियसली और रैपिड सीक्वेंस के बारे में बताया हुआ है। हमारा जो कोगुलेशन कैस्केड होता है वो 10 to 20 सेकेंड्स होता है जो हमारी इंजरी होती है। इनिशियल हीमोस्टैटिक जो प्लग होता है 1 to 3 मिनट में होता आता है। और फिब्रिन जो हमारा डिग्रेडेशन जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं 5 to 10 मिनट में। ये पूरा का पूरा यहाँ पे टाइम के हिसाब से पूरा यहाँ पे बताया हुआ है। इसके बाद वेस्कुलर फेज है हमारा, जो हमारे वेसल्स होते हैं, जो हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, इंजर होते हैं, वेन होती हैं, आर्टरी होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, तो इमीडिएट वहाँ पे रिफ्लेक्स होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि जो हमारा वेसल्स होता है वो एकदम कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है। और हीमोस्टैटिक जो है वहाँ पर एक तरह से वो स्मॉल वेसल्स जो है वो बन जाता है। इसके अलावा वहाँ से जो सिक्रीशंस होता है उनका सीरोटोनिन, हिस्टामिन, प्रोस्टेग्लैंडिन्स जो वेस्टो कंस्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये हमारे जो वेसल्स उसको पतला कर देते हैं, जिसको माइक्रोवेस्कुलर का नाम दिया गया है। और इंजरी में से जो ब्लड निकलेगा वो थोड़ा वहाँ पे कम निकलेगा वेसो कंस्ट्रिक्शन के कारण। इसके बाद प्लेटलेट फेज आता है, यानी कि यहाँ पे प्लग बनेगा। अब प्लेटलेट आके यहाँ पे प्लग बनाएंगे जो कि वहाँ पे ब्लड निकलना थोड़ा कम करेंगे। इसमें जो हमारा वहाँ पे वेस्कुलर सरफेस डैमेज हो जाएगा और वहाँ से वॉन विलिब्रांड फैक्टर निकलेगा, एंडोथेलियल सेल, कोलेजन जैसे मटेरियल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इलास्टिन, माइक्रोफिल्स और सेलुलर डिब्रिस जो वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। और उसके बाद जब वो एक एग्रीगेट होंगे तो वहाँ से ये सीरोटोनिन वगैरह जो है वो चीज़ वहाँ से निकलेंगे और प्राइमरी प्लेटलेट हमारा प्लग बनेगा। उसके बाद जो वहाँ पे फिब्रिन बनेगा, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स सब कुछ वहाँ प्रेजेंट होंगे। और उसके बाद में जब ब्लड वेसल्स हमारा सीलिंग हो जाएगा, वो घाव जो है हो जाएगा बिल्कुल एकदम जैसे वहाँ पे ब्लड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है बाहर, तो वेसल्स जो है वहाँ पे एकदम हमारा ठीक हो जाएगा। वो कोगुलेशन फेज में यहाँ पे जनरेशन जो थ्रोम्बोबिन होगा वो फिब्रिन में चेंज होगा। इसमें मल्टीपल जो प्रोटीन्स होती हैं, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। और 2 सेपरेट पाथवे यहाँ पे होते हैं, इंट्रेंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, जो कि वहाँ पर वो कन्वे करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, बदलते हैं और दोनों के दोनों बदल जाते हैं थर्ड में, कॉमन पाथवे में। और ब्लड हमारे जो क्लोटिंग मैकेनिज्म होगा वो ओरिजिनली 1903 में जो मार्क विट्ज ने को बताया था, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन में बदल जाता है और फाइब्रिनोजन फिब्रिनिजन में कन्वर्जन हो जाता है इस सिस्टम में। 1964 में जो कैस्केड है, इन्हें वाटरफॉल जो है इसने थ्योरी के ऊपर ये बनाया था और इसको जो है अच्छी तरीके से समझाया था कि ये कैसे कैसे हमारी बॉडी में होता है। ये यहाँ पे इसका कोगुलेशन कैस्केड होता है हमारा, एक तरफ इंट्रिंसिक पाथवे है और दूसरा तरफ हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे है। इसमें जो हमारा यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो हमारा 12th जो फैक्टर होता है ये 12th में चेंज हो जाता है हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन गिनेने की वजह से। और इस साइड में जो हमारा यहाँ पे टिश्यू थ्रोम्बोब्लास्टिन है, इसकी वजह से जो फैक्टर 7 है वो और कैल्शियम की हेल्प से वो फैक्टर 10A में बदल जाता है। इसके बाद प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में और फाइब्रिनोजन जो है फिब्रिन में बदल जाता है और यहाँ पे एक इनसोल्यूबल यहाँ पे फिब्रिन बन जाता है, जिससे हमारा वुंड है जो सीज हो जाता है, एकदम वो बंद हो जाता है। इसके बाद चौथा फेज है हमारा फिब्रियोलाइटिक फेज़। ये फाइनल हमारा फेज होता है हीमोस्टेसिस का। ये कंसीडर करता है मेजर जो हमारा डिस्पोजिंग होता है सबसे ज़्यादा वहाँ पे, और फिब्रिन के बाद में हीमोस्टेटिक जो फंक्शन होता है वो वहाँ पे फुलफिल्ड कर दिया जाता है, वहाँ से वो क्लियर कर दिया जाता है ताकि हमारी बॉडी में कोई भी क्लोटिंग पार्ट ना रह जाए। इसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में, कुछ बीमारियों के बारे में, डिजीज़ के बारे में। पहले वेस्कुलर डिसीज होता है जो हमारे वेसल्स ख़राब हो जाते हैं। इसमें कॉन्जेनिटल हो सकता है, हेरेडिटरी हिमोरेजिक हो सकता है, टेलिंगैसिटिया हो सकता है जिसको ओलर वेस्कुलर वेंडल डिजीज़ बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू सिंड्रोम जिसको बोलते हैं एल्नर डायलिस सिंड्रोम। एक्वायर्ड में सीवियर फंक्शन जो है हमारा सेप्टिसीमिया, मेनिंजाकोकल इन्फेक्शन और मीसल्स, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स में हो जाते हैं। ये कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम होती है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं हॉन्क साइलिकॉन पुरपुरा। और दूसरा ड्रग्स, स्टेरॉइड्स और
सल्फोनामाइड्स की वजह से और अदर सलाइन पुरपुरा, इची ब्लूइसिंग सिंड्रोम, स्कर्वी और इसमें जो अदर प्रॉब्लम्स होती है वो फैसिनियस पुरपुरा, ये सब जो है डिजीज़ इनके कारण जो है हमारे वेसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके बाद जो हमारे जो प्लेटिलेट्स होते हैं उसके डिसऑर्डर हो सकते हैं कि जो प्लेटिलेट डिसऑर्डर है वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक हो सकता है और नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक भी हो सकता है, ये कंजेनिटल है हमारा। और एक्वायर्ड में जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक जो बाहर से लिया गया है, यानी कि कुछ ऐसी बीमारी है जो बाहर से आई है, वो ऑटोइम्यून डिजीज़, ल्यूकीमिया, एप्लास्टिक जो ल्यूकीमिया होते हैं। और नॉन थ्रोम्बोप्लास्टिक में इसमें ड्रग्स हो सकते हैं, उसमें एक ट्रॉमा हो सकता है, अल्कोहल डिफिशिएंसी, लीवर डिजीज़, माइलोमा, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें बीमारी हो सकती है इसको। और इसके अलावा जो हमारी फैक्टर डिफिशिएंसी होती है वो फैक्टर 1, इसमें हमारा फिब्रिनोजन उसकी डिफिशिएंसी हो सकती है, फैक्टर 2 की डिफिशिएंसी हो सकती है, फैक्टर 4, 5 की डिफिशिएंसी हो सकती है, फैक्टर 7, फैक्टर 8, फैक्टर 9, 10, 11, 12, 13, ये सब फैक्टर होते हैं। इनकी कमी होने से भी हमारी बॉडी में जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, जिसको हम हीमोफीलिया ए बोलते हैं, वो 9 की 8 की उसमें होता है डिफिशिएंसी में, हीमोफीलिया बी 9 में और हीमोफीलिया सी 11 फैक्टर में। तो ये सारी जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, ये सब कोगुलेशन एबनॉर्मलिटीज़ में हमारा ब्लड जो है ठीक तरीके से वो जम नहीं पाता है। इसके अलावा इसमें लीवर डिजीज़, विटामिन के डिफिशिएंसी, सर्कुलेटरी एंटीकोगुलेंट्स और DIC, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसमें कोगुलेशन जो डिफेक्ट होते हैं वो बताया हुआ है इसमें कि जो हमारी डिसेंडिंग कुछ ऑर्डर्स होते हैं फ्रीक्वेंसी, इसमें ये फैक्टर है हमारा डिफिशिएंसी में, ये एक्स लिंक है हमारा, जो 8 है 9 भी एक्स लिंक है, और जो 7 है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है ये। और ये इंसिडेंस है वो कितने को कितने में से हो सकता है, यहाँ पे किसी में फिब्रिनोजन है, किसी में प्रोथ्रोम्बिन है, किसी में 11 फैक्टर है, किसी में इसमें 13 फैक्टर होता है, जो ऑटोमल रिसेसिव होते हैं या एक्स लिंक डिजीज से ये रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे क्लिनिकल और लेबोरेटरी हमारी फाइंडिंग्स होती हैं, कौन कौन से हम इसमें टेस्ट करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, और इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे सारे टेस्ट होते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सी तरह की बीमारी है और कौन सा टेस्ट वहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव या उसका टाइम इंक्रीज या डिक्रीज़ है। ये माइल्ड भी हो सकता है और ज़्यादा भी, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और सीवियर जो हमारी कोगुलोपैथीज जो हैं वो भी हो सकती है वहाँ पे। इसमें जो कॉमन जो जितने भी हमने बता रखे इसमें सारे लेबोरेटरी टेस्ट में जो हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफिशिएंसी ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हमें ज़रूरत पड़ती है, और डिसफंक्शन ऑफ फेज ऑफ कोगुलेशन, वहाँ पे इसकी किसी की कमी है फैक्टर की या कोई चीज़ें वहाँ पर जो है डिसफंक्शन है, यानी कि है तो बट वो फंक्शन नहीं कर रही है ठीक तरीके से। इसमें एग्जाम्पल में बता रखा है यहाँ पे टेबल में, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये इसमें फीचर्स हैं। ये यहाँ पे हमारा वेस्कुलर प्रॉब्लम्स होती है इसमें, और ये कोगुलेशन डिसऑर्डर है, किसी में मिनिमल है, किसी में कॉमन है, कोई रेयर है, बहुत कम होते हैं। तो अलग अलग तरह की जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इसने बताया है। ब्लीडिंग फ्रॉम द सुपरफेशियल, जो हमारे कट्स जो स्क्रैच आ जाते हैं वो प्रिस्टिटेंट होता है, ओफन हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, मिनिमल में आता है वो। इसके बाद डिले ब्लीडिंग होती है, वो रेयर में आता है, बहुत कम में आता है, लेकिन ये कॉमन होता है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे डिजीज़ के बारे में इसमें बताया हुआ है। इसमें 2 क्लिनिकल जो यहाँ पे हमने सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। प्राइमरी हीमोस्टेसिस, इसमें PT प्लेटलेट काउंट, BT ब्लीडिंग टाइम, और जो हमारा BT होता है वो 1 to 6 मिनट जो है नॉर्मल होता है, और वो मॉडिफाइड IVI मेथड के द्वारा हमने किया हुआ है। प्रोलोंग जो है वो 15 मिनट से ज़्यादा होता है, यानी कि 15 मिनट से ज़्यादा आएगा तो वो प्रोलोंग्स में आ जाएगा उसमें। उसके बाद यहाँ पे जो बता रखा प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए, वो डिफेक्ट है क्लिनिकली। अगर 500 से कम है तो हिमोरेजिक हो सकता है तुरंत उसको, 500 से 100 के बीच में है तो ये पूरा का पूरा टेबल में यहाँ पे बताया। नो क्लिनिकल इफेक्ट, मॉडरेट हिमोरेज, पुरपुरा में बी ऑकर, और हिमोरेज आफ्टर इंजरी, पुरपुरा कॉमन, स्पॉन्टेनियस हिमोरेज, विकस मेम्ब्रेन, और इंट्रा हिमोरेज जो है वो कभी कभी रेयर होता है। इसमें जो टेस्ट होते हैं वो हम इवेलुएट करते हैं, उनके स्टेटस को चेक करते हैं हेमोस्टेसिस के, जैसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इसको PT बोलते हैं, और इसके अंदर जो INR हम देखते हैं इसको बोलते हैं इंटरनेशनली नॉर्मलाइज रेशियो, और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोलास्टिज को APTT बोलते हैं, थ्रोम्बिन टाइम TT। और इसके अलावा जो स्पेसिफिक हमारे कोगुलेशन फैक्टर ऐसे होते हैं, जैसे फैक्टर हमारा 7, 8, 9 और फाइब्रिनोजन जो हैं, इन टेस्ट को हम वहाँ पे करते हैं।
नॉर्मल रेंज होती है पीटी की 11 to 13 सेकेंड्स, क्योंकि जो इसका इंडिविजुअल लेबोरेटरी होती है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, एक एक सेकंड का थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। इसलिए इसमें हम पीटी और आईएनआर को आपस में देखते हैं कि वो जो आईएनआर है वो क्या आ रहा है उसका। आईएनआर जो इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1983 में, और ये एक ऐसा रेशो होता है पीटी का जो एडजस्ट किया जाता है उसकी सेंसिटिविटी पे कि टेस्ट हमारा क्या कर रहा है, और हम उसको देखते हैं किसके साथ मिला के, थ्रोम्बोब्लास्टिन रिएजेंट के साथ में। और इसका जो नॉर्मल कोगुलेशन जो प्रोफाइल होता है वो रिपोर्टेड किया जाता है INR ऑफ 1.0। ये हमारा एक स्टैंडर्ड है, उसके साथ में उसको वहाँ पे जो है वो प्रोफाइल को मैच किया जाता है। दिस टेस्ट इज इवेल्युएटेड, ये टेस्ट हम यहाँ पे किए जाते हैं। एक्सटेंसिव कोगुलेशन सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर में आपका 1st, 2nd, 5, 7 और 10th इफेक्ट होता है यहाँ पे कॉम्बिनेंट एंटीकोगुलेंट्स के द्वारा, और रिडक्शन ऑफ विटामिन के जब कम हो जाता है वहाँ पे, और ये डिपेंडेंट होते हैं 2nd, 7 और 9 और 10th, ये इसके के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करते हैं। मेटाबॉलिक यहाँ पे एस्पेक्ट्स देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का, लीवर हमारा प्रोटीन कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इसको हम जो है इसमें जो फैक्टर्स हमारा 8 है और 9 है यहाँ पे मेजर, इसको हम नहीं कर सकते हैं, जो कि हीमोफीलिया ए और बी के कैरेक्टराइज के बारे में हमें बताता है। APTT जो है वो नॉर्मल है, कंट्रोल APTT जो है वो 10 सेकेंड है, और जो कंट्रोल हमारा है वो 15 to 35 सेकेंड है। ये हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि केवल कुछ ऐसी बीमारी होती हैं जो इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे में इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है, और ये अल्टर नहीं होता है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है A और B हीमोफीलिया में। और इसमें यूज़ करते हैं हम एंटीकोगुलेंट जिसका नाम है हेपेरिन, यानी कि हेपेरिन नाम का एंटीकोगुलेंट यहाँ पर यूज किया जाता है। TT का मतलब होता है, इसमें एबिलिटी देखते हैं एकदम उसकी जो इनिशियल क्लोट हमारा फिब्रिनोजन में होता है, इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 9 to 13 सेकेंड। और टॉर्निकेट टेस्ट करते हैं हम, कैपिलरी जिसको फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं उसको भी हम देखते हैं, एक हम प्रेशर बनाते हैं वहाँ पे, और वेस्कुलर डिसऑर्डर के लिए टेस्ट हमारा किया जाता है। नॉर्मल जो पिटासे होनी चाहिए वो 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और वुमन और चिल्ड्रन जो हैं उनमें 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे पिटाचे के ऊपर ही हमारा टेस्ट डिपेंड रहता है। ये लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं यहाँ पे कि प्लेटलेट काउंट हमारा होना चाहिए हमेशा 1.5 जो लैक्स से लेके 4.5 लैक्स तक होना चाहिए पर क्यूबिंग। ब्लीडिंग टाइम हमारा लेस देन 7 मिनट होना चाहिए। पीटी प्रोनोन टाइम में जो है हमारे 11 to 13 सेकेंड ±1 सेकेंड, और जो हमारा APTT होता है वो 15 to 35 सेकेंड। ये सारे टेस्ट की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू बताई हुई है कि कौन सा टेस्ट हमारा कितना होना चाहिए। इसके प्रोटोकॉल इन्वेस्टिगेशंस के कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर के जो हम आपका अगले वाले पॉइंट में बताएंगे। जो प्लेटलेट काउंट है ये हमेशा लो होता है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। उसके बाद अगर ये इसके बाद जो है यहाँ पे जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो प्रोलॉन्ग होता है, जिसको हम बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट फंक्शन के कारण होता है ये। और इसके बाद APTT, PT ये जो प्रोलॉन्ग होते हैं नॉर्मल होते हैं। तो इसलिए जो इसमें बीमारी के नाम बता रखे हैं कि प्रोलॉन्ग हुआ वोन विली ब्रांड डिजीज़ में हीमोफीलिया जो फैक्टर 11 और 12 की डिफिशेंसी होती है। इसके अलावा लीवर डिजीज़ DIC फैक्टर 7 डिफिशेंसी और फैक्टर जो है 13 डिफिशेंसी, ये सब जो है इनमें यहाँ पे। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आपको बताया है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में जो है मैंने पहले ही बताया है कि बोन मैरो जो है यहाँ पे प्लेटलेट का प्रोडक्शन जो है बहुत कम करती है, और पेरिफेरल में जो डिस्ट्रक्शन है प्लेटलेट का वो ज़्यादा हो जाता है। इसमें जो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन होता है बोन मैरो का टेस्ट होता है, उसका मैगाक्यूरियोसाइट की मॉर्फोलॉजी देखते हैं वहाँ पे, और स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट में PNH बोलते हैं प्रोक्सिमल नॉक्चुरल हीमोग्लोबिन यूरिया, और SLE सिस्टमेटिक ल्यूपस अर्थमेटोसिस, ये टेस्ट भी इसमें किए जाते हैं। ये यहाँ पे बता रहा है कॉजेज ऑफ हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। डिक्रीज बोन मैरो प्रोडक्शन, मेगाकैरियोसाइट कम बनना है बोन मैरो में। बोन मैरो जो है इन्फिल्ट्रेशन है विद ट्यूमर फाइब्रोसिस, मैरो फेरियल होगी, एप्लास्टिक एप्लास्टिक हो गया, यानी कि बोन मैरो ठीक से काम नहीं कर रहा है। हाइपोप्लास्टिक एनीमिया, ड्रग्स इफेक्ट, सरीनिक जो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्प्लीनिंग एनलार्ज, स्प्लीन कंजेशन, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्कुलेशन, प्लेटलेट ज़्यादा टूट रहे हैं, नॉन इम्यून डिस्ट्रक्शन। तो ये सारी जो बीमारी हैं इन बीमारियों में प्लेटलेट की मात्रा जो है वो कम हो जाती है।
ये हमारा आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा ITP बोलते हैं इसको। इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डिस्ट्रक्शन हो जाता के कारण जो है प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं और वो मैक्रोफेज के ऊपर जो है वहाँ पे एक तरह से वो बाइंडिंग कर लेते हैं। ITP चिल्ड्रन में होता है यूजुअली, जो है एक्यूट बट सेल्फ लिमिटिंग होता है और ये वायरल इन्फेक्शन और इम्यूनाइजेशन में भी ये हो जाता है। बोन मैरो एग्जामिनेशन जो है इसमें वो परफॉर्म नहीं किया जाता है अनलेस ट्रीटमेंट भी जो है इसका वो नेसेसरी नहीं होता है। और जो इसमें टेस्ट हम करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ITP एडल्ट्स में हो सकता है यूजुअली लेस देन एक्यूट इन द चिल्ड्रन में, और कैरेक्टरिस्टिक सीन देखा था है ये वुमेन में, औरतों में ज़्यादातर। ट्रीटमेंट चिल्ड्रन को हम यूजुअली जो है रिक्वायर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो हाई डोज प्री डिसोनलोन होते हैं उसको दे इफेक्टिव होती है वो, और ये शॉर्ट जो कोर्स होता है उसमें ठीक हो जाता है। IgG दे सकते हैं उसको हम, बहुत सीरियस कंडीशन है तो, और क्रोनिक ITP है तो उसको रिक्वायर होती है स्पेशली मैनेजमेंट की, और उसमें हम साइटोटॉक्सिक एजेंट जो है वो अवॉइड करते हैं। एडल्ट में जो पेशेंट है उसको PC देते हैं, प्लेटलेट कंसंट्रेट, और उसके अलावा कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। और फर्स्ट जो लाइन थेरेपी है ओरल जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, और IgG जो इसको हम दे सकते हैं जो एंटीबॉडीज होती है, और प्लेटलेट काउंट जो है इसका इंक्रीज़ करते हैं सर्जरी से पहले। और सेकंड लाइन जो थेरेपी होती है स्प्लेनिक्टोमी कर सकते हैं उसको, मेजोरिटी पेशेंट में रेस्पॉन्ड हो जाती है। हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हाई डोज IgG, NTD और विनका एल्कोलाइड्स और डेंजोलोल, ये मेडिसिन उसको हम दे सकते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव जो एजेंट होते हैं वो हम उसको दे सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं, एक्सट्रीम हेमोरेज, और स्प्लेनिक्टोमी भी जो वहाँ पर उसको दे सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हमने आज पढ़ा है कि हमारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो हैं उनमें क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, और कौन कौन से टेस्ट हम वहाँ पर करते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको आज यहाँ पे बताया है। थैंक यू बच्चों।